आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। और आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और साथ ही साथ में जो भी वेरियस एग्ज़ाम है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का कितना रेशो आता है और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारा संविधान है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मेंशन किए गए हैं। और इस पार्ट को, ये जो पार्ट 3 है, इस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण यह है कि जो किंग जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1215 में एक चार्टर ऑफ राइट्स इशू किया था। ये चार्टर ऑफ राइट्स क्या था? ये एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट था। और इस रिटन डॉक्यूमेंट में पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ। और यह फंडामेंटल राइट्स किसको दिए गए? वहां के सिटीजन को दिए गए। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है वो एक तरह का किंग जॉन के द्वारा दिया जाने वाला चार्टर ऑफ राइट्स था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था। और रिटन डॉक्यूमेंट किस बारे में बात करता था? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता था। और ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें जो सिटीजन थे उनके फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए थे। तो उसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इंडिया के सिटीजन या फॉरेनर को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो यह डॉक्यूमेंट भी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। तो साथ ही साथ इन दोनों का रिलेशन भी बन जाता है कि ये भी किस बारे में बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और पार्ट 3 भी किस बारे में बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसीलिए इसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और खास बात एक और है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स का जो इंस्पिरेशन था, कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए। लगभग हमने बहुत सारी चीजें विदेशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अच्छी लगी, उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे तरीके से डालने की कोशिश की। तो उसी कड़ी में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से भी इंस्पायर है। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के अंदर, वहां से भी इंस्पायर है। तो हमने भी वहां से इंस्पिरेशन लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डाला। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स हम जो लोग हैं या भारत के सिटीजन है या यहाँ पर कोई भी फॉरेनर आता है, ये किस में हेल्प करता है? सबसे पहली बात तो है कि फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की डिग्निटी का मतलब है उसका सम्मान बनाए रखने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ लिबर्टी, स्वतंत्रता भी उस आदमी की जो रहेगी उसको बचाने में, उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? वो जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को। तो ये सारा क्या है? ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? फंडामेंटल राइट्स का। अब इसके बाद अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फंडामेंटल राइट्स की, क्यों फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला जो अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सरल सी भाषा में मतलब ये है कि जहां पर जो पावर है वो सोलली किसके पास हो, सिटीजन के पास हो। अब भी भारत में क्या है, भारत में सिटीजन के पास पावर है क्योंकि भारत में क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर मेन जो पावर है वो रिजाइड किसके पास करेगी, जो यहाँ के सिटीजन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के सिटीजन के पास क्या है, वोट देने का राइट है। और वो क्या इलेक्ट कर सकते हैं, अपना एमपी और अपना एमएलए। तो यहां पर वो डायरेक्ट तो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व है वो क्या करेंगे, वो लॉज बनाएंगे। और साथ ही साथ में ऐसा भी देख सकते हैं कि अल्टीमेट जो पावर रहेगी वो कहीं ना कहीं जनता के पास रहेगी। और फंडामेंटल राइट्स उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी है। और साथ ही साथ में जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने का आपको राइट दिया गया है, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, वोट भी डालते हैं। तो वोट डालने भी हम लोग जाते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाती है, यहाँ पे कोरिलेट हो जाती हैं। और साथ में क्या होता है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। और दूसरी चीज क्या है, फंडामेंटल राइट का एक बहुत अच्छा जो ऑब्जेक्टिव है वो डेस्पोटिक या आपके पास अथॉरिटेरियन जो रूल होता है उसको भी, अगर भारत में कोई आदमी या कोई किंग, किंग तो है नहीं है मोटे तौर पर, लेकिन अगर कोई आदमी जो ये चाहता है कि मोनोपोली करना चाहता है, वो चाहता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए और यहाँ पर एक तरह से ऐसा शासन आ जाए कि सारी शक्तियां एक आदमी के पास हो, तो ऐसा नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट है वो इस पे रोक लगाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम उसका यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो वहां पे वो सवाल पैदा नहीं होता कि अगर कोई अथॉरिटेरियन रूल करना चाहता है। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कहीं ऐसा हो गया, कोई एक इतना पावरफुल लीडर आ गया जिसने डेमोक्रेसी को खत्म कर कर यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ वो जाने की कोशिश करेगा। यूनिटरी गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, पर आप ये कह सकते हैं कि जहां पे सारी पावर उसी आदमी के पास रहेगी। अब उसके बाद क्या है, जो थर्ड पॉइंट रहेगा, जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मॉरली और साथ में स्पिरिचुअली और साथ में इंटेलेक्चुअली भी हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन दिया गया है, और एजुकेशन के साथ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, हमें पर्सनल लाइफ कैसे हमने जीनी है उसका भी हमें राइट दिया गया है, और साथ में रिलीजन का भी हमें क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारे अधिकार हमारा क्या कर रहे हैं, मॉरली भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में हमारा साइंटिफिक टेम्पर भी इंप्रूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हमें एक डिग्निटी की भावना भी दे रहे हैं, सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार दे रहे हैं। हमें स्पिरिचुअली भी ऐसा नहीं है, आर्टिकल अगर 25, 26, 27, 28 में देखेंगे आप, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला है, वहां पे आप अपना रिलीजन डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे मैं हिंदू, मैं कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं अपने विचारों को प्रमोट कर सकता हूं। तो ये जो आपके पास फंडामेंटल राइट है, मॉरली, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली भी हमें सपोर्ट करते हैं, और साथ में एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड आप जिसे बोल सकते हैं, या ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है उसमें ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये सारा जो फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है वो यहां पर मेंशन भी किया गया है। आप यहां से भी इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब इसके फीचर क्या है। अब पहली बात, जो फंडामेंटल राइट है वो यहां पे लिखा गया है नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये अगर आप देखेंगे कि ये अनलिमिटेड नहीं है। फंडामेंटल राइट हमें दिए तो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अनलिमिटेड है। इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर स्टेट चाहे, अगर स्टेट चाहे तो इस पे क्या लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। स्टेट का डेफिनेशन मैं आपको आर्टिकल 12 जब इसके बारे में बताऊंगा वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये स्टेट है क्या है और इसमें क्या सारी चीजें आती हैं। तो साफ तौर पर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है।
अगर आप देखेंगे पहले फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे, अब उसके बाद एक डिलीट कर दिया गया, अब कितने रहे, 6 रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा कि कुछ एक फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। और ये फंडामेंटल राइट कहां पर मेंशन किए गए, ये मेंशन किए गए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। जो ये वाला आर्टिकल है, कौन सा बेटा, 15, 16, 19, 29, 30, ये जिस जो ये वाले फंडामेंटल राइट है, ये वाले फंडामेंटल राइट 15 के अंदर, 16 के अंदर, 19 के अंदर, 29 के अंदर, 30 के अंदर, ये सिर्फ भारतीय सिटीजन के लिए, ओनली सिटीजन ऑफ कंट्री, उसके लिए क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, बाकियों के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है वो फॉरेनर के लिए भी क्या रहेंगे, आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और फॉरेनर के साथ साथ ये किसके लिए अवेलेबल रहेंगे, लीगल पर्सन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। अब ये लीगल पर्सन क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। लीगल पर्सन वो कोई भी बॉडी, वो कोई भी एंटिटी या कोई भी कंपनी या कोई भी कॉर्पोरेशन, समझिए, कोई भी बॉडी, कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी या किसी भी तरह का एनजीओ जो किसी भी तरह का एसेट एक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, और प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, और अगर मान लीजिए जैसे किसी कंपनी ने, कोई कंपनी है एबीसी, इसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और ये जबरदस्ती एक्वायर कर ली और किसी आदमी की जैसे XYZ की, तो अब यहां पर जो केस होगा XYZ के द्वारा, वो किसके अगेंस्ट किया जाएगा, इस कंपनी के अगेंस्ट। कौन सी कंपनी, एबीसी कंपनी। तो यहां पर ये कैसे, ये जो एबीसी कंपनी है इसे क्या कहा जाएगा, यहां पर लीगल पर्सन कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्वायर प्रॉपर्टी कर सकती है, इसके नाम पर चीजें हो सकती है, और कोर्ट में ये अपने आप को क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ऐसी बॉडी, ऐसी एंटिटी जिनको हम लीगल तौर पर हम कोर्ट में ले जा सकते हैं, और इनका कोई लीगल आपके पास डिक्लेरेशन है या ये एसेट खरीद सकते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, लीगल पर्सन कहा जाएगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं यहां पर, और ये कंपनी कैसी हो जाएगी यहां पर, लीगल पर्सन। जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रहेंगे वो फॉरेनर के लिए भी रहेंगे अवेलेबल और लीगल पर्सन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन यहां पर जो एनिमी नेशन है, वहां से जो लोग आएंगे उनके लिए ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास पाकिस्तान, उन लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आपने काइंडली ध्यान में रखना कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए अवेलेबल है और कौन से फॉरेनर के लिए, एज वेल एज आपका जो कौन है लीगल पर्सन है, उनके लिए भी अवेलेबल रहेंगे। ये सेकेंड थिंग था। अब उसके बाद इसका अलावा जो अगला फीचर है, या अगर आप इसका फीचर देख लीजिए, तो वो है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं और हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और अगर इसका कोई वायलेशन करेगा, तो वायलेशन करने के बाद क्या होता है कि मेन मुद्दा आता है एनफोर्समेंट का। फंडामेंटल राइट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एनफोर्समेंट एजेंसी है। एनफोर्समेंट एजेंसी का मतलब क्या है कि अगर कोई हमसे अधिकार छीनना चाह रहा है, जैसे मैं बोल सकता हूं, मैं स्पीच और एक्सप्रेशन का मुझे क्या है, अधिकार है। अगर मुझसे ये कोई छीनना चाहेगा साफ साफ तौर पर, तो मैं कहां पर जा सकता हूं, मैं कोर्ट जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर ये इंश्योर करेगा कि मेरे फंडामेंटल राइट क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, यहां पे दो चीजें हैं। पहली बात है कि फंडामेंटल राइट अगर कोई आपसे छीन रहा है, मेनली कौन छीनता है, स्टेट। अब स्टेट के अंदर डेफिनेशन के अंदर जो चीजें आएंगी मैं आपको बताऊंगा। फंडामेंटल राइट हमसे कौन छीन सकता है, स्टेट। क्या कोई इंडिविजुअल भी छीन सकता है, क्या अगर कोई हमसे इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट छीन सकता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन सारे नहीं, कुछ एक फंडामेंटल राइट के केस में जो इंडिविजुअल है, अगर वो हमसे छीनने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति हमारा फंडामेंटल राइट, जैसे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एक आदमी या कोई भी आदमी हमसे बोलने का अधिकार छीनने की कोशिश करता है, मुझे
पर्सनल लाइफ और लिबर्टी छीनने का मुझसे कोशिश करता है, तो उस परिस्थिति में भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, और वो इस बात को एंश्योर करने की कोशिश करेगा कि ये फंडामेंटल राइट उस सिटीजन को मिल जाए। तो यहां पर ये ध्यान में रख लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन कौन कर रहा है, स्टेट, तो ये स्टेट के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं और साथ में इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी आप यहां पे जा सकते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको दे दिया आर्टिकल 19 और दूसरा कौन सा आपके पास आर्टिकल 21। अब इसके बाद एक और चीज है कि सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप लिख लीजिएगा, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव इन नेचर। अब ये नेगेटिव इन नेचर का मतलब क्या है यहां पर? अब नेगेटिव इन नेचर का मतलब है कि कुछ एक ऐसे फंडामेंटल राइट है जो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। लिमिट का मतलब है रोक लगाता है, किसके ऊपर? पावर, किसकी पावर बेटा? स्टेट की पावर पे रोक लगाते हैं। जैसे कि मुझे बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर मुझसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे ही स्टेट छीनना चाहे तो वो नहीं छीन सकती। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दे, अगर हमारे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा हो, आप ऐसे शब्द कह रहे हैं, फिर तो छीना जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मुझे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। यहां पर क्या है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, जैसे एग्जांपल है कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई बंद कर दे या मेरा फेसबुक अकाउंट कोई बंद कर दे, वहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं, वहां पे कुछ मैं स्पीच दे रहा हूं और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी के अगेंस्ट हो या फिर हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करता हूं, नुकसान पहुंचाता हूं। तो अगर गवर्नमेंट उसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगी, मेरा स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो क्या करेगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट आएगा और बोलेगा कि नहीं भैया, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप छीन नहीं सकते। तो ये क्या करता है, ये हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी अनलिमिटेड जो पावर है उस पे भी क्या लगाता है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाता है। हमारी पार्लियामेंट के पास वैसे भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और यहां स्टेट की पावर को भी ये क्या करता है, लिमिट करता है। तो जो इस तरह के फंडामेंटल राइट है उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इन नेचर। और उसके अलावा कुछ एक फंडामेंटल राइट कैसे हैं जो पॉजिटिव इन नेचर है। अब पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, ये फंडामेंटल क्या करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये इंपोज करते हैं। इंपोज करते हैं किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सरकार को बोलते हैं भैया कि आपकी ये भी जिम्मेवारी है कि जैसे आर्टिकल 21 का एक क्लॉज है वो क्या बोलता है, एलिमेंट्री, कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हमारे जो स्टेट है उसको बोलेगा कि जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए। कहां पर, 6 साल से बच्चों को लेकर 14 साल के बच्चों तक, तो उनको एंश्योर करना है कि उनको शिक्षा मिले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की जाती है स्टेट के ऊपर कि भैया आप क्या करें, आप इंश्योर करें कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ में ये इंश्योर करें कि कोई भी सिटीजन है या भारत का कोई नागरिक है, वो भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक है, वो भारत में है और उसको कैसा अधिकार है, वो डिग्निटी, सम्मान के साथ रहने का उसका क्या है, अधिकार है। और एंश्योर करे स्टेट कि वो सम्मान के साथ क्या कर पाए, रह पाए। कहां पर, अपने देश के अंदर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है। जो फंडामेंटल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करेंगे, स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, तो वो कैसे होंगे, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। जैसे कि आपके पास आर्टिकल 21 ले लीजिए और इसके साथ में एग्जांपल में 21 का ए भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, मोटे मोटे तौर पर फीचर है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। अब यहां पर एक और चीज आपने ध्यान में रखना कि यहां पे लिखा गया है फंडामेंटल राइट क्या है, परमानेंट नहीं है। अब इसमें परमानेंट का मतलब क्या है कि यहां पर अमेंड भी हो सकता है। अमेंड का मतलब क्या है, संशोधन। और बुक में साफ तौर पर यह लिखा गया है, अमेंड का मतलब है वेरिएशन। और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिपील कर सकते हैं, या इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर। तो अमेंडेबिलिटी हो सकती है फंडामेंटल राइट की, ये ध्यान में रख लीजिएगा, परमानेंट नेचर में नहीं है। अब उसके बाद अगर हम देखें जो फंडामेंटल राइट की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है
और 6 फंडामेंटल राइट कहां से लेकर है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। लेकिन यहां पर दो चीजें समझना जरूरी है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल मोटे मोटे तौर पर आपके पास 13। पहली बात है कि आर्टिकल 12 किस बारे में बात करता है, 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट है क्या। अब साफ तौर पर स्टेट क्या है, राज्य क्या है। मैंने आपको इससे पिछले वाली जब भी मैं आपको फीचर पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, वहां बोला, मैंने हर बार बोला स्टेट के बारे में बात किया कि स्टेट हमसे फंडामेंटल राइट अगर छीन ले तो ये स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब है यहां पर अगर हमारे देश की संसद जो क्या करती है, कानून बनाती है, हमारे देश की सरकार, और उसके साथ स्टेट में जो भी लेजिस्लेचर है, और साथ साथ साफ साफ तौर पर जो भी आपके पास लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, ये सब किसके अंदर आ रहा है, स्टेट के अंदर आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की सरकारें और राज्य का लेजिस्लेचर, और साफ तौर पर राज्य सरकार, और यहां पर लिखा है सरकार, और उसके साथ क्या है, पार्लियामेंट, संसद। ये किसके अंदर आ रहा है, ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, 12 के अंदर आ रहा है। और साथ में ध्यान में रखना, एक तो ये पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है, और किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा है, और साथ ही साथ में बात कर रहा है लोकल और अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है जैसे पंचायती राज या पंचायत, अर्बन के अंदर बात कर रहा है, या म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आएगी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आएगी। इन सबको हम क्या बोलेंगे, स्टेट कहेंगे। इसके साथ जैसे LIC, ONGC और यूनिवर्सिटीज भी है, वो किसके अंदर आएगी, वो डेफिनेशन के अंदर आएगी। किसकी डेफिनेशन के अंदर आएगी, स्टेट के अंदर। और एक और चीज है यहाँ पे, ऑल अदर अथॉरिटीज, ये भी किसके अंदर आएगी, ये आएगी आपके पास स्टेट के अंदर। ऑल अदर अथॉरिटीज क्या है, ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी एंटिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उसको फंड किया जा रहा है, या उस एंटिटी, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, उसको रन करने में जो हमारी गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रही है। देखिए ध्यान रखिए, ऑल अदर अथॉरिटीज के अंदर क्या आएगा, ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी एंटिटी, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर साफ तौर पर गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जा रही है, और साथ ही साथ में अगर उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कौन चला रहा होगा, स्टेट चला रहा होगा या गवर्नमेंट चला रहा होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो किसके अंदर आएगा, ऑल अदर अथॉरिटी के अंदर आएगा। वो भी किसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा, मोटे मोटे तौर पर वो आएगा स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। अब उसके बाद क्या है, आर्टिकल 13। अब आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा कि स्टेट क्या है, वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज जो जैसे कि पार्लियामेंट मैंने कहा, जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिए, वो सारे किसके अंदर आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। और उसके बाद आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, कि अगर कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कानून ले लेते हैं कोई भी, अगर मान लीजिए कि भारत के अंदर अगर एक कानून बना दिया जाए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके अलावा जो भी भारत के अंदर सिटीजन है, उनके बोलने के अधिकार सब छीन लिए जाए। इवन दो वो सोशल मीडिया पे भी नहीं बोल सकते, अपना कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, स्पीच नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कानून बनाया, तो ऐसा कानून जो हमारा फंडामेंटल राइट 19 है, उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उस कानून का क्या किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है उस कानून को जुडिशरी की नजर से देखा जाएगा। जुडिशरी ये चेक करेगी कि ये कानून सच में ही वायलेट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वायलेट नहीं कर रहा। अगर ये सच में पाया जाता है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इस कानून को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब है कि इस कानून को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये कानून नहीं रहेगा। और किसी भी तरह का कानून है, किसी भी तरह का कानून है, और किसी भी तरह की एजेंसी या बॉडी के द्वारा बनाया गया, चाहे पार्लियामेंट है,
चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है या डेलीगेटिव लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है या किसी ऑर्डर के तहत बनाया गया है, इस सारे कानून क्या हो सकते हैं, वो अगर वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ना शुरू कर रहेंगे, हम अपना पहला फंडामेंटल राइट पढ़ना शुरू करेंगे। और ये जो पहला फंडामेंटल राइट है, इसको हम जरा देखते हैं पहले फंडामेंटल राइट को।